वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस लेक्चर में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होता है, जर्नल एंट्री कैसे होता है, हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आप नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़े होंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंतर्गत हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन की बात करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वही एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट और गेन की बातें करेंगे। दूसरी बात की रिवैल्यूएशन अकाउंट हम पार्टनरशिप में कब बनाते हैं, हमें यह ध्यान रखना होगा कि पार्टनरशिप फर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट कब तैयार करते हैं। जब किसी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मात्र बदलाव हो जाने से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा सकता है? जी, डिपेंड करता है कि क्या एसेट्स या लायबिलिटीज फर्म के पुराने बैलेंस शीट में जो दिए गए हैं उसके मूल्य में चेंजिंग हुआ है, उसके वैल्यू में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है। अगर बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू में किसी प्रकार का डिफरेंस है तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। दैट मीन्स यदि एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाता है अथवा घट जाता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यानी कि यदि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन या जो उसे हम हिंदी में कहते हैं पुनर्गठन जब किया जाता है, उस परिस्थिति में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आमतौर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव तभी होता है जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, और जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही यदि एसेट्स और लायबिलिटीज के बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू में किसी प्रकार का बदलाव होता है। अब हम बात करते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो पुराने फर्म के बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिए होते हैं उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत वैल्यू दिए होते हैं एसेट्स अथवा लायबिलिटीज के, उसे हम रिवाइज्ड वैल्यू कहते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वही एसेट्स में वृद्धि और कमी की बात करेगी, वही लायबिलिटीज में वृद्धि और कमी की बात करेगी। जब हम किसी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करेंगे, किसी फर्म का पुनर्गठन करेंगे तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हमें एसेट्स का रिवाइज वैल्यू और उसके पुराने बुक वैल्यू का डिफरेंस पता चले, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अर्थात रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या रिवैल्यूएशन लॉस होगा। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन लॉस होगा। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे, अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल घट जाएंगे। अब हम इसका अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज, जब हम इसका अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं सबसे पहला काम करते हैं एसेट्स जो कि बुक वैल्यू पे दिया हुआ है अर्थात बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसके बारे में लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, those assets which is
in the book value, in the balance sheet, and the revised assets, revised value of assets, जो कि फुट नोट में दिया होता है, एडजस्टमेंट में दिया होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें पता होता है कि इसका रिवाइज वैल्यू ये होता है। जो इंफॉर्मेशन एडिशनल, जो कुछ भी हमें एडिशनली दिया होगा, जो भी इंफॉर्मेशन फुटनोट में दिया होगा, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम पता कर पाएंगे कि बुक वैल्यू से एसेट्स में कितने की वृद्धि हुई या कितने से कमी हुई। अब हम बात करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। यदि बुक वैल्यू से रिवाइज वैल्यू अधिक है, यानी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, तो दो फर्क पड़ेगा। पहला, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, एक तो हुआ एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया। दूसरा, रीवैल्यूएशन, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। क्या होगा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाना, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, एक तरफ प्रॉफिट हुआ और दूसरी तरफ एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट होना, प्रॉफिट का बढ़ जाना क्रेडिट होना, यानी कि हम लिख सकते हैं एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक उसी तरह से सेकेंड एंट्री हम कर सकते हैं फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू घट गया, बुक वैल्यू से रिवाइज वैल्यू कम है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, डेबिट, एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन लॉस हुआ। एसेट्स का वैल्यू घटने से हमें रिवैल्यूएशन लॉस होगा। एक तो एसेट्स का वैल्यू कम हो गया और लॉस बढ़ गया, लॉस का बढ़ जाना डेबिट, एसेट्स का कम जाना क्रेडिट, यानी कि हम लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स। ठीक उसी तरह से हम लायबिलिटीज के बारे में लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाता है तो एक तो हो गया आपका लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब क्या? लोन, बैंक लोन, क्रेडिटर। लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया तो दूसरी तरफ क्या हुआ? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, लॉस का वैल्यू बढ़ गया, डीआर और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ना सीआर। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट, या जो भी होगा, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर लिखोगे, शनरी लायबिलिटीज भी लिख सकते हो या शनरी क्रेडिटर्स लिखो, जो कुछ भी है वो हम एंट्री करेंगे। तो ये था एसेट्स का बढ़ जाना, एसेट्स का घट जाना, लायबिलिटीज का बढ़ जाना। अगला एंट्री हम करेंगे फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज का वैल्यू घट जाता है तो बिजनेस के लिए तो फायदा होगा, कर्जा कम हो गया, यानी कि एक पार्टी तो हो गया लायबिलिटीज, लायबिलिटीज घट गया तो डेबिट हो गया, दूसरा पार्टी हो गया रिवैल्यूएशन, यानी कि इतना से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, जितना से आपका लायबिलिटीज घटा, दैट मीन्स प्रॉफिट बढ़ा। प्रॉफिट का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटीज का घटना डेबिट, तब तो हम लिख सकते हैं लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन।
लायबिलिटीज अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 5, कभी कभार अनरिकॉर्डेड एसेट्स दिए होते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो कि सिर्फ आपको फुटनोट में मिलेंगे। जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, अचानक से एसेट्स बढ़ गया, यानी कि अचानक से एसेट्स का बढ़ जाना, अब तो यही हुआ ना, एसेट्स का इंक्रीज हो जाना, इंक्रीजिंग दी अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका कोई रिकॉर्ड अभी बैलेंस शीट में नहीं था, एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चला कि बिल्डिंग इतने का है, अचानक से पता चला कि एक बिल्डिंग था जो कि बैलेंस शीट में एंट्री नहीं किया गया है, यानी अनरिकॉर्डेड है, यानी बुक वैल्यू पे नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें पता चला, फुटनोट से पता चला कि एक एसेट और है, अचानक से आ गया, टपक गया, यानी कि फॉर इंक्रीजिंग द अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, वही एंट्री होगा, एसेट्स अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही एंट्री होगा जो एसेट्स बढ़ जाने पे होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम फॉर अनरिकॉर्डेड, फॉर इंक्रीजिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जो हमें पता नहीं था, क्योंकि ये बुक वैल्यू में था ही नहीं, ये बैलेंस शीट में उपलब्ध ही नहीं था, बैलेंस शीट में ये रिकॉर्डेड नहीं था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें आज पता चला है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हमारा बढ़ा है। लायबिलिटीज बढ़ा तो अच्छी बात तो नहीं है, यानी कि हमारे लिए तो लॉस हुआ और लायबिलिटीज भी बढ़ गया, तो लायबिलिटीज बढ़ गया, लॉस हुआ, तो फिर वही काम करेंगे जो लायबिलिटीज बढ़ने पे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, यहां पे आप अनरिकॉर्डेड लिख दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये वो लायबिलिटीज है जो बैलेंस शीट में नहीं है, अब पता चला कि ये लायबिलिटीज है। अगला काम हम करें, यदि क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि फर्म के रिवैल्यूएशन के सारे खर्चे किसी एक पार्टनर द्वारा किए जाएंगे, रिवैल्यूएशन से संबंधित सारे खर्चे किसी एक पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है, फॉर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की बात आती है, सारे खर्चे किसी पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है, अगर कोई पार्टनर रिवैल्यूएशन का खर्चा कर रहा है तो उस पार्टनर को दोगे क्या, ऐसे लिखो ना, फॉर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस paid by the partner, जो पार्टनर पे करेगा उस पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाना होगा हमें, यानी कि हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन और एक वो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर ने रिवैल्यूएशन का खर्चा भुगतान किया है, पार्टनर्स का कैपिटल उसका बढ़ जाएगा, जो भी कंसर्न पार्टनर होगा, और रिवैल्यूएशन तो खर्चा हो गया ना, यहां खर्चा हमारा बढ़ गया, डेबिट करो, कैपिटल बढ़ गया उसका, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने पेमेंट किया है उसके कैपिटल को सिर्फ बढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस होता है तो
सेकेंड एंट्री हो जाएगा when expenses are incurred and paid by the firm. when या for जो भी कहो, when expenses are incurred भी होता है and paid by the firm, फर्म के द्वारा ही पेड किया जाता है। तो यहां पे दो पार्टी हो गया, फर्म के लिए तो ये खर्चा हो गया ना, कौन सा एक्सपेंसेस है ये, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है, यानी कि एक पार्टी तो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हो गया कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक, यानी एसेट्स चला गया ना, क्रेडिट हो गया, रिवैल्यूएशन इज द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, एक्सपेंसेस बढ़ गया, डेबिट हो गया, और आपका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी लिखो, बैंक अकाउंट लिखो तो भी, कैश अकाउंट लिखो तो भी, लेकिन बैंक अकाउंट लिखो ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये है आपका रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का एंट्री होगा। अब हमने रिवैल्यूएशन से संबंधित तमाम एंट्री कर लिया, एसेट्स बढ़ा उसका एंट्री किया, एसेट्स घटा उसका एंट्री किया, लायबिलिटीज बढ़ गया उसका एंट्री किया, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में लायबिलिटीज घटा उसका एंट्री किया, फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स का एंट्री किया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का एंट्री किया, फिर हमने रिवैल्यूएशन से संबंधित जो खर्चे हुए उन खर्चे का एंट्री करा, उस सब के सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। अब इसके दरमियान या तो दो चीज होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा, नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, या नेट रिवैल्यूएशन लॉस होगा। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा। क्वेश्चन उठता है कि कौन से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, कौन से पार्टनर का कैपिटल घटेगा। बहुआ जो पार्टनर फर्म के रिकंस्टिट्यूशन से पहले मौजूद थे, जिस दिन फर्म का पुनर्गठन किया जाता है उस दिन से पहले जो भी पार्टनर थे, यानी कि ओल्ड पार्टनर, उसके कैपिटल को बढ़ाएंगे अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो, और उन्हीं के कैपिटल को घटाएंगे जो ओल्ड पार्टनर थे अगर कोई रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो। यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस दोनों ही सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहां पे ओल्ड पार्टनर का मतलब हुआ वो पार्टनर जो फर्म के रिकंस्टिट्यूशन, फर्म के पुनर्गठन से पहले फर्म के सदस्य थे। हम लिख सकते हैं फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए हम एंट्री करेंगे, एक तो हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड यानी एग्जिस्टिंग, रिकंस्ट्रक्शन से पहले ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा ओल्ड पार्टनर का, और क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को यहां से प्रॉफिट निकल जाएगा, यहां से निकल के रिवैल्यूएशन रूपी टोकरी में से प्रॉफिट निकल के पार्टनर के कैपिटल के टोकरी में चला जाएगा, कैपिटल रूपी टोकरी में ट्रांसफर हम कर देंगे तो एंट्री हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो भी लिखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को हम बढ़ा देंगे। फिर हम, ये तो था पहला, और अगर दूसरा एंट्री करें फॉर रिवैल्यूएशन लॉस, अगर लॉस होगा एक पार्टी तो हो गया रिवैल्यूएशन,
दूसरा हुआ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि पहले से जो पार्टनर मौजूद है वही ये लॉस बियर करेगा। न्यू पार्टनर को इस लॉस से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स लॉस हुआ ना, ये लॉस यहां से उठा लेंगे, निकाल लेंगे इस टोकरी में से, और पार्टनर्स के कैपिटल में ये लॉस को बढ़ा देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल रूपी बास्केट में उस लॉस को डालेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये लॉस पार्टनर के कैपिटल में जाएगा, इस लॉस को बढ़ाएंगे तो कैपिटल घट जाएगा। अगर इस लॉस को बढ़ाएंगे कैपिटल में तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। लॉस तो बढ़ेगा, लॉस बढ़ने से इसका कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। यहां से लॉस को उठा के पार्टनर के कैपिटल में डाल दिए। यहां लॉस बढ़ा, जैसे ही लॉस बढ़ेगा कैपिटल में डालेंगे लॉस को, तो कैपिटल उसका घट जाएगा। कैपिटल घटेगा तो डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? यानी कि लॉस का जैसे ही लॉस होगा, लॉस बढ़ा, कैपिटल के टोकरी में लॉस बढ़ा तो यहां पर डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस यहां से घट गया, एंट्री हो जाएगा ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसका जो लेजर बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे जितने भी लॉस है एसेट्स के घटने के कारण और लायबिलिटीज के बढ़ने के कारण, हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू एसेट्स। जो भी एसेट्स है घटने के कारण लॉस हुआ है ना, हम यहां पे लिखेंगे लायबिलिटी। डिफरेंस सिर्फ लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ डिफरेंस लिखा जाता है। जो ओरिजिनल वैल्यू था बुक वैल्यू पे, वो और रिवाइज वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हम सिर्फ रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। जितने से एसेट्स में कमी आई है, डिफरेंसेस, वो हम लिखेंगे। लायबिलिटीज में जितने से वृद्धि हुई है हम वो लिखेंगे। लायबिलिटीज मतलब लोन, पहले लोन था 1 लाख रुपए, अब लोन हो गया 1,20,000 रुपए। 20,000 रुपए से लोन में वृद्धि हुई, यहां पे लोन लिख देंगे 20,000 रुपए। पहले था बिल्डिंग 1 लाख का, अब बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 90,000। 10,000 से बिल्डिंग का वैल्यू घट गया, यहां पे लिख देंगे बिल्डिंग 10,000 रुपए। और इस साइड हम लिखेंगे अगर एसेट्स में कोई वृद्धि हुई, जितने से वृद्धि हुई, बिल्डिंग का वैल्यू था 1 लाख, अब बिल्डिंग का वैल्यू हुआ 1,25,000 रुपए। 25,000 रुपए बिल्डिंग का वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे। लायबिलिटीज में अगर कोई कमी हुई तो गेन हुआ, तो हम यहां पे लिखेंगे पहले था लोन 1 लाख रुपए का, अब लोन का वैल्यू रह गया 60,000 रुपीज, लायबिलिटीज घट गया। क्रेडिट वो आइटम जो लायबिलिटीज को कम करने का काम करता है, लायबिलिटीज को घटाता है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वो आइटम जो लायबिलिटीज को बढ़ाता है उसको हम डेबिट साइड। मोटा मोटी समझो, जो गेन वाला आइटम होगा, प्रॉफिट वाला आइटम होगा, वो क्रेडिट साइड में लिखोगे। जो लॉस वाला आइटम होगा वो डेबिट साइड में लिखोगे। क्लियर? बाकी जो भी खर्चा है, अगर कोई खर्चा हुआ रिवैल्यूएशन वाला, जो भी एक्सपेंसेस हुआ, अगर कैश में खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, तो वो लिख दो यहां। अगर किसी पार्टनर्स के माध्यम से आपने रिवैल्यूएशन खर्चा किया है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस किया है, तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस पार्टनर के कैपिटल के माध्यम से हुआ, दोनों में से कोई एक होगा। अब हम देख रहे हैं कि यदि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगा, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तब तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस यहां निकल के आएगा, इसको कहेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो यहां पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन,
या ऐसे लिखो सीधे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर मतलब कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स, यानी रिकंस्टिट्यूटेड फंड के पहले का पार्टनर जो था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। बट इफ देयर इज एनी लॉस, लॉस कब होगा? व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। ये तो प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट हुआ। व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड इट शुड बी लॉस, एंड लॉस जब होगा आपका बैलेंसिंग फिगर यहां पे निकलेगा, जिसे हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों कहेंगे? बिकॉज डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। लॉस होगा, पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा। यहां पे प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट ईआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली। और यहां पे लॉस होगा तो हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड दिस लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों में से कोई एक होगा, तो मैंने यहां पे सिर्फ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको समझाया। अगर लॉस होगा तो हम यहां पे लिख देते लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, हम कैसे इसका अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, कैसे हम इसे प्रिपेयर करते हैं, हमें ये ध्यान देना होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तभी बनाते हैं जब किसी फंड का रिकंस्टिट्यूशन होता है। फंड का रिकंस्टिट्यूशन मतलब फंड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होना, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होने का कई कारण हो सकता है। या तो किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ हो, रिटायरमेंट हुआ हो, डेथ हुआ हो, इन कारणों से फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो सकता है। या और भी कोई अन्य कारण होगा जिसके कारण फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हुआ होगा, जिससे फर्म का रिवैल्यूएशन करा गया। रिवैल्यूएशन जब भी होगा तो दो चीज पे ध्यान देना है, एसेट्स में क्या परिवर्तन हुआ, लायबिलिटीज में क्या परिवर्तन हुआ। एसेट्स और लायबिलिटीज में हुए परिवर्तन का डिफरेंस सिर्फ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंतर्गत लिखना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवैल्यूएशन के संबंध में, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।